नमस्कार, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि क्या डिप्रेशन एक बीमारी है या केवल ये एक अनुभव है। जी हाँ, ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा या शायद आप में से कई लोग ऐसा समझते भी होंगे कि डिप्रेशन एक बीमारी होती है, डिसीज़ या डिसऑर्डर होता है, या यह केवल एक अनुभव है। एक तनाव वाली स्थिति में केवल एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, अनुभव है, या ये एक बीमारी है। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डिप्रेशन का सही प्रकार से इलाज कर सकें और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए सही दिशा, सही गाइडेंस ढूंढ सकें। अक्टूबर में ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी (BPS) ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन। ये जो रिपोर्ट थी ये बहुत सारे प्रोफेशनल्स, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट सब ने मिलकर बनाई थी। यूनाइटेड किंगडम (UK) में बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ के बड़े सारे लीडर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, उन्होंने मिलकर ये रिपोर्ट बनाई थी। इसकी पब्लिकेशन के बाद से, जब से यह रिपोर्ट छपी है, बहुत कुछ लिखा जा चुका है इस रिपोर्ट के बारे में। बहुत से आलोचनाएं हुई हैं, बहुत से लोगों ने इनके फेवर में बोला है। बड़ी सारी चर्चाएं जो हैं तब से अभी तक डिप्रेशन के इस रिपोर्ट के बारे में चल रही हैं। खास करके साइकाइट्रिस्ट जो हैं वे इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में या तो आलोचना कर रहे हैं या इसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ये इस तरह से शुरू होती है कि डिप्रेशन इज़ बेस्ट थॉट ऑफ एज एन एक्सपीरियंस और सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस रादर देन एज अ डिसीज़। मतलब डिप्रेशन को सबसे अच्छे तरीके से ऐसा सोचा समझा जा सकता है कि वह एक अनुभव है, कई सारे अनुभवों का गठजोड़ है, बजाय इसके कि हम उसे एक बीमारी कहें, बजाय इसके कि वह एक बीमारी है। इस तरीके से यह रिपोर्ट शुरू होती है। तो कहने का मतलब ये है कि रिपोर्ट का जो मेन आधार है वह ये है, या जो मेन विचार है वह ये है कि डिप्रेशन एक बीमारी नहीं है, डिप्रेशन केवल एक अनुभव है, एक घटना है, या किसी परिस्थिति में व्यक्ति के कुछ बिलीफ या फीलिंग है। इसमें बीमारी जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ फीलिंग्स या बिलीव्स या थॉट्स व्यक्ति की बदल जाती हैं, एक्शंस रिएक्शंस बदल जाती हैं और उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। इसमें बीमारी जैसा कुछ नहीं होता, ऐसा BPS का मानना है, इस रिपोर्ट का मानना है, जो कि बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर बनाई है। हालांकि ज़्यादातर तो साइकाइट्रिस्ट ही थे जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी थी। BPS की इस रिपोर्ट में इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है जिसमें कि जो साइकाइट्रिस्ट या जो साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, जानते हैं डिप्रेशन के बारे में, उसके उल्टे बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसके पलट डिप्रेशन को इसमें एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें फार्माकोथेरेपी मतलब दवाइयों से जो इलाज होता है डिप्रेशन का, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया है, उसकी भी आलोचना की गई है। साथ ही साथ ECT इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थेरेपी, जो इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी होता है, उसकी भी आलोचना की गई है। जबकि बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर डिप्रेशन के इलाज के लिए ECT का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जिस सेक्शन में दवाओं के बारे में मेंशन किया गया है रिपोर्ट में, जिसमें डिप्रेशन के ट्रीटमेंट को बताया गया कि कैसे दवाओं से इलाज किया जाता है और कौन सी दवाएं इसमें यूज़ की जाती हैं, तो रिपोर्ट में क्या है, बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ्स हैं जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि दवाओं के साथ समस्या क्या है। दवाओं के फ़ायदे की बजाय दवाओं की प्रॉब्लम्स, दवाओं की कॉम्प्लिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट्स और उनके जो इश्यूज़ हैं उसको एक्सप्लेन ज़्यादा किया हुआ है। और बहुत थोड़ी सी जो उसमें जगह है, बहुत थोड़े से पैराग्राफ हैं, स्टेटमेंट्स हैं, लाइनें हैं, वे इस बारे में दी गई हैं कि दवाओं की एफिकेसी क्या है डिप्रेशन के इलाज में। करीब करीब 70-80 साल की जो शोध है, रिसर्च है, वह बताती है कि दवाएं जो हैं वे माइल्ड मॉडरेट डिप्रेशन के केसेस में बहुत अच्छी इफेक्टिव होती हैं, बहुत अच्छा असर लाती हैं। यहाँ तक कि सीवियर डिप्रेशन के केसेस में भी दवाएं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं और बहुत इफेक्टिव होती हैं। उस पूरी रिसर्च को नज़रअंदाज करते हुए, पूरे जो शोध हुए हैं उनको इग्नोर करते हुए, नेग्लेक्ट करते हुए, केवल दवाओं के क्रिटिसिज्म पर फोकस किया गया है। हालांकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और साइकोलॉजिस्ट भी खुलकर या पूरे ओपन माइंड के साथ, या ये कहें कि बिना सोचे समझे क्रिटिसिज्म नहीं करते दवाओं का। हम भी जानते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है वह या तो बिना दवाओं के नहीं हो सकता, या दवाएं उनको थेरेपी के साथ देनी ज़रूरी होती हैं, या कई पेशेंट्स का इलाज सिर्फ दवाओं से ही हो सकता है। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट है ये कहीं ना कहीं डॉक्टरों के, साइकोलॉजिस्ट के जो अनुभव हैं, उनकी जो प्रैक्टिस है, उनकी जो रोज़ काम करने की जो एक शैली है, उसके बिल्कुल उल्टे जाती है, बिल्कुल विरोध में जाती है। और ये जानते हुए भी, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट भी जानते हैं कि बिना दवाओं के कई बार बहुत सारे पेशेंट्स को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये
यहाँ ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, हर जगह यही है कंडीशन। फिर भी दवाओं को खुलकर इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसी तरीके से रिपोर्ट में ईसीटी को बहुत ही क्रिटिकली देखा गया है, बिना ये ध्यान दिए हुए कि जो ईसीटी है, इलेक्ट्रोकॉन्वुल्सिव थेरेपी है, वह मेलेंकोलिया, मैलिग्नेंट कैटाटोनिया, एक्यूट सुसाइडैलिटी, इन केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और कई बार तो कई डिप्रेशन के ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन होता है, जिनमें कोई दवाएं काम नहीं करती, उनमें तो ईसीटी को यूज़ करना सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि टीएमएस मतलब ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन का भी बहुत उपयोग किया जा रहा है, पर फिर भी जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वे जानते हैं कि कई मामलों में सिर्फ ईसीटी का ही यूज़ बहुत ज़रूरी है। ईसीटी के बिना पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। साइकाइट्री में और इसी तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजी में दो तरह के ऐसे डॉक्टर्स हैं, दो तरह के ऐसे शोधकर्ता हैं, जिनमें जो ये डिबेट है मेंटल इलनेस के नेचर के बारे में, वह विभाजित है। एक मानते हैं कि डिप्रेशन जो है वह एक बीमारी नहीं है, एक मानते हैं कि डिप्रेशन जो है वह एक बीमारी है। करीब 1960-70 के दशक में एक साइकाइट्रिस्ट हुए थे जिनका नाम था थॉमस साज। वे बहुत खुल के प्रचार करते थे इस बात का कि मेंटल इलनेसेस जो हैं वे झूठ होती हैं, वे एग्जिस्ट नहीं करती, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, और ये ज़बरदस्ती इनको बीमारी बोलकर दवाएं दी जा रही हैं और इनका गलत ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वे बहुत खुल के बोलते थे इस बारे में कि मेंटल इलनेसेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, होते ही नहीं है, दिमाग में कहीं, शरीर में कहीं भी नहीं मिल सकते। ये केवल व्यक्ति की प्रतिक्रिया होती है, यह केवल व्यक्ति का स्ट्रेस या व्यक्ति का तनाव या व्यक्ति की एक मानसिकता या एक बदली हुई सोच होती है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। और बीमारी की तरह मेंटल इलनेसेस को, जैसे कि डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रीनिया, एडीएचडी, इनको नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसी बीमारियां जो कि बहुत क्लियरली न्यूरोलॉजिकल नेचर की होती हैं, जिनका दिमाग के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है, 70-80 के दशक में उन बीमारियों को भी साइकोलॉजिकल नेचर का कह दिया गया था। मतलब कि मेडिकल कुछ है ही नहीं इसके अंदर, कुछ भी इसका बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है, कोई जेनेटिक बेसिस नहीं है, बिल्कुल खारिज कर देते थे कुछ साइकाइट्रिस्ट ये कहकर कि मेंटल इलनेसेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहीं शोध जो है, और बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ऐसे होते थे और आज भी होते हैं जो ये मानते हैं कि मेंटल इलनेसेस एग्जिस्ट करती हैं, दिमाग के अंदर कोई ना कोई उनका कारण होता है, किसी ना किसी तरह से दिमाग की जो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वह चेंज हो जाती है, जिस वजह से कुछ लोगों में बीमारियां होती हैं, कुछ लोगों में नहीं होती। कुछ लोग मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते क्योंकि उनकी ब्रेन केमिस्ट्री या ब्रेन स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं। और जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, जिनकी फैमिली में पहले लोगों को डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रीनियाज रहे होते हैं, उनकी फैमिली में भी मिलते हैं हमें डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रीनिया के केसेस, बाइपोलर के केसेस। और इसके पीछे भी अब बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो गया है। 60-70 के दशक में शोध इतने नहीं हुए थे, 60-70 के दशक में इतने रिसर्च नहीं हुए थे, और उस टाइम साइकेट्री जो थी वो अपने शुरू के फेज़ में थी, बहुत इनिशियल फेजेस में थी। पहली बार डायग्नोस्टिक मैनुअल्स मार्केट में आए थे, हमारे प्रोफेशन में इंक्लूड हुए थे। मतलब 1950 के दशक में पहली बार साइकेट्री के मैनुअल आए, जिसके हिसाब से डायग्नोस किया जा सकता है, जिसके हिसाब से बीमारियों को डिस्क्राइब किया जा सकता था। तो 60-70 के दशक में बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि ये जो मैनुअल है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, डीएसएम, आईसीडी, ये सब बेकार हैं, ये सब ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने अपना धंधा बनाने के लिए खोल रखे हैं। कुछ ऐसे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले हैं, जिन्होंने लोगों को बीमार कहने का एक ठेका ले रखा है, जिन्होंने ज़बरदस्ती उनको बीमार बोल रहे हैं, जबकि उसमें बीमारी जैसा कुछ भी नहीं है, कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होता, कुछ मेंटल इलनेस नहीं होती। जबकि पिछले कई दशकों के रिसर्च, कई दशकों के शोध, कई दशकों के अनुभव के बाद, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के अनुभव के बाद ये बात बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो चुकी है कि मेंटल इलनेसेस, साइकेट्रिक इलनेसेस बीमारियां होती हैं। इनका जो कारण है वह दिमाग में मिलता है, और दिमाग के स्ट्रक्चर या दिमाग के केमिकल्स या कुछ जीन्स में बदलावों की वजह से लोगों को साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं। खासकर तो उन केसेस में तो बहुत क्लियर है जिन लोगों की फैमिली में कोई ना कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर मिलते हैं, तो एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी जनरेशन में आमतौर पर मिल जाएंगे। थॉमस सास जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, द मिथ ऑफ मेंटल इलनेस, 1961 में। इसमें उन्होंने खूब क्रिटिसिज्म किया था, खूब आलोचना की थी मेंटल इलनेसेस के जो डायग्नोसिस होते हैं उसके बारे में। हालांकि वे उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और बहुत ज़्यादा लोग उनको सुनते थे, समझते थे, मानते थे। पर वक्त के साथ जो शोध हुए हैं, जो रिसर्च हुई हैं, उन्होंने ऐसे क्लेम्स को कि मेंटल इलनेस होती ही नहीं, इन क्लेम्स को रिफ्यूट कर दिया है, मतलब इनको गलत साबित कर दिया है, खारिज कर दिया है। वे केवल एक व्यक्ति थे जिनके पास कोई सबूत नहीं था, या ये कहें कि उनके पास जो सबूत थे वे उस टाइम के रिसर्च के बेसिस पे थे। उस टाइम जितना हमारी समझ थी, जितनी डॉक्टरों की, साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की समझ थी, उसके आधार पर इन्होंने अपनी बात कही थी।
तो शायद उस ज़माने में 1960-70 के ज़माने में शायद ये बात सही होगी कि कोई व्यक्ति ये सोच सकता था कि मेंटल इलनेस जैसा कुछ नहीं होता। आज 2020-21 के ज़माने के हिसाब से ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि मेंटल इलनेस एग्जिस्ट नहीं करती, मेंटल इलनेस जैसा कुछ नहीं होता और वह केवल एक अनुभव है। मेंटल इलनेस होती है, साइकेट्रिक बीमारियां होती हैं, दिमाग में भी होती हैं, जेनेटिक, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कई तरह के इनके रीजंस होते हैं, कॉजेज होते हैं। तो साज कहते थे कि मेंटल डिसऑर्डर्स तो मिथ हैं, मेटाफर हैं, भ्रम है, भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। रोनाल्ड पाइस एक साइकाइट्रिस्ट हैं जिन्होंने साज के वर्क के बारे में बहुत क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि साज की जो कंसेप्चुलाइजेशन थी, कॉन्सेप्ट थे, उनकी जो धारणा थी, विश्वास थे, मान्यताएं थी, वे बिल्कुल गलत थी। और उन्होंने बताया कि साज कहाँ गलत थे, किस तरह से गलत थे, क्या ऐसी गलतियां की थॉमस साज ने अपनी सोच में, अपनी कंसेप्चुलाइजेशन में, अपनी समझ में, जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम ये जान सकें कि कैसे साज के विचार जो थे वे प्रासंगिक नहीं थे या आज प्रासंगिक नहीं है एटलीस्ट। बहुत ज़्यादा मैं इस बारे में यहाँ तो चर्चा नहीं करूँगा कि थॉमस साज ने क्या कहा, रोनाल्ड पाइस ने क्या उनको क्रिटिसाइज़ किया, ये सब चीज़ों की चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा। कभी किसी फ्यूचर में किसी वीडियोज़ में मैं इस बारे में फुर्सत से चर्चा करूँगा। पर अगर हम अभी के लिए कहें कि यह चीज़ काफ़ी होगी समझना और यह चीज़ सफिशिएंट होगी आपके लिए जानना कि जो आज का जो शोध है, आज की जो हमारी समझ है, वह बताती है कि मेंटल इलनेसेस एग्जिस्ट करती हैं, साइकेट्रिक बीमारियां होती हैं। उनको बीमारी की तरह देखा जाना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए, करना चाहिए, उनका इलाज ही करवाना ज़रूरी होता है। अपने आप ठीक नहीं होती अगर उन बीमारियों को बिना इलाज के छोड़ दिया जाए तो। अगर हम बीमारी के डेफिनेशन पर जाएं, हमें कहें कि कब हम किसी चीज़ को बीमारी कहते हैं, तो वो एक ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी एक चीज़ होती है जिसमें कि बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को डिस्ट्रेस होता है और साथ ही साथ उसके फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट हो जाती है। मतलब इंडिविजुअल लेवल पर, सोशल लेवल पर, ऑक्यूपेशनल लेवल पर वह व्यक्ति काम नहीं कर पाता, फंक्शनल नहीं रह पाता, सफ़र करता है, उसके अंदर ताकत नहीं रह जाती, उसके अंदर वो एबिलिटी, कैपेसिटी नहीं रह जाती। तब हम किसी भी कंडीशन को बीमारी का नाम देते हैं, बीमारी का रूप देते हैं। बावजूद इसके कि हमें उसका कोई कॉज नहीं पता, बावजूद इसके कि हमें उसके कोई सटीक कारण नहीं पते, पर फिर भी अगर कोई व्यक्ति एक ऐसी कंडीशन शो कर रहा है जिसमें कि वह अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहा है, अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, नेगेटिव बहुत सोचता है, मरने के ख्याल आते हैं, इस तरह के अगर उसको विचार आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को बीमारी ही कहा जाएगा, क्योंकि वह अपने आप उस चीज़ से नहीं बाहर आ सकता। उसकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, वह अब सामान्य तौर पर नहीं जी पा रहा। और साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स में ये सब होता है। तो ये कहना कि भाई इनका कोई हमें सटीक कारण नहीं पता, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल क्या है हमें नहीं पता, और इस वजह से हम कह दें कि भाई ये तो मेंटल इलनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये कहना गलत होगा। हमें जो दिख रहा है सिम्टम्स के बेसिस पे, लक्षणों के बेसिस पे, जिस कंडीशन को हम डायग्नोस कर रहे हैं, जिसके आधार पर डायग्नोसिस किया जाता है, अगर वो दिख रहा है वो सच है। कारण नहीं पते वो एक अलग बात है, वो तो जब शोध होंगे, जब और ज़्यादा हम जानेंगे और ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे तो अपने आप पता चल जाएंगे। और बहुत से कारण वक्त के साथ पता चले भी हैं। साइकाइट्री, मेंटल इलनेस की जो साइंस है वो बहुत नई साइंस है। अभी 100-150 साल से ही इस पर रिसर्च और शोध होने शुरू हुए हैं। अभी रिसेंट कॉन्सेप्ट्स ही हमें इनके पता हैं। हमारे पास बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग है भी नहीं मेंटल इलनेसेस के बारे में। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जब हमें कारण नहीं पता तो हम ये सरासर खारिज कर दें कि भाई ये इलनेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। इलनेस तो दिख रही है, इलनेस तो हमारे सामने है, व्यक्ति तो हमारे सामने है ना कि वो डिस्ट्रेस्ड है, परेशान है, उसकी लाइफ इफेक्ट हो गई है, तो बीमारी कहना सफिशिएंट है। हालांकि कॉज नहीं पता, कारण नहीं पता, समय के साथ, शोध के साथ, अनुभव के साथ कारण पता चल जाएंगे। और हुआ भी है ऐसा, कारण पता चले हैं बहुत सारे। बहुत सारी ऐसी मेडिकल डिसीज भी होती हैं जिनका कोई सटीक हमें कई बार कॉज, कारण नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता कि वह शरीर में जाके कैसे वो बीमारी कॉज होती है, किस तरीके से एक बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में जाकर बीमारी लाता है, पर फिर भी उनको डिसीज़ कहा जाता है। जैसे कि कोविड डिसीज़, हमें पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, पर कोरोना वायरस कैसे शरीर में जाता है, कितना इफेक्ट करता है, किस किस रास्ते से हमारे शरीर में प्रभाव डालता है, कैसे एक व्यक्ति को बीमार करता है, कैसे वह अलग अलग तरह के लक्षण लेकर आता है, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है अभी भी। साइंटिस्ट लोगों को, डॉक्टर लोगों को, वे अपनी स्पेकुलेशंस बनाते हैं। कुछ चीज़ें टेस्ट से पता चल जाती हैं, बाकी चीज़ें वो स्पेकुलेट करते हैं, मतलब अंदाजे लगाते हैं, क्योंकि उनको वायरस के बारे में और बहुत सी चीज़ों के बारे में पता है। तो उस बेसिस पे वो एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसे काम करता होगा कोरोना वायरस शरीर में जाके, पर सटीक तौर पे नहीं पता कि वो शरीर में कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरह से वो लक्षण लाएगा, सटीक तौर पे नहीं पता। पर फिर भी इसे बीमारी कहा जाता है। कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस डिसीज 2019 ऐसे करके इसका नाम दिया गया, कोविड। और डिसीज नाम देने के बाद भी उसका इलाज भी किया गया, भले ही हमें सटीक कारण या उसकी मैकेनिज्म नहीं पता। इसी तरीके से डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी हैं, उनका सटीक कारण तो नहीं पता। हमें पता है कि वो बायोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल, सोशल, कई सारा हो सकता है, कई वजहों से हो सकता है। सटीक कारण नहीं पता, मैकेनिज्म नहीं पता, पर हमें यह तो पता है ना कि वो बीमारी है,
उसमें कई सारे लक्षण आते हैं, उन लक्षणों को ठीक किया जा सकता है और साथ ही साथ ये जो लक्षण है ये आपस में मिलकर एक कंडीशन बनाते हैं जिसमें पर्सन जो है वो बहुत डिसेबल्ड सा, बहुत ही ज़्यादा नॉन फंक्शनल हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, लाचार हो जाता है। इसलिए इसे बीमारी कहना ज़रूरी है, बीमारी कहना बिल्कुल सही है। डिप्रेशन की ही तरह बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रीनिया, ओसीडी, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एडीएचडी, ऑटिज़म, बच्चों में बड़ों में मिलने वाली ऐसी बहुत सारी बीमारियां, उनको बीमारी ही कहेंगे, बीमारी का ही नाम देंगे, उनको सिर्फ अनुभव नहीं कहेंगे। पाइज ये भी कहते हैं कि ये कहना कि डिप्रेशन सिर्फ एक अनुभव है, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ इससे खासा फ़ायदा नहीं होता हमें ये कहने से कि ये तो केवल एक अनुभव है। अब इसका क्या करें, अब इसको कैसे ठीक करें, क्या इससे कुछ पता चलता है? एक्सपीरियंस तो बहुत सारे होते हैं व्यक्ति को जीवन में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम अनुभव करते हैं। अब केवल ये कह देने से कि ये अनुभव है, हम इसका कुछ कर नहीं सकते, इलाज नहीं कर पाएंगे, इसकी सीरियसनेस को समझ नहीं पाएंगे, इसको एक सीरियसली एक बीमारी के तौर पे कंसिडर नहीं कर पाएंगे। इसे बीमारी मानने में, बीमारी की तरह इलाज करने में हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको दूर करने के उपाय करेंगे। अगर हम इसे बीमारी नहीं मानेंगे तो इसको दूर करने के उपाय नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये तो अनुभव है, अनुभव करो, निकल लो अनुभव से। हर व्यक्ति को जीवन में अनुभव होता है, हर व्यक्ति कोई ना कोई अलग अलग अनुभव करके जीवन के हालातों से गुजरता है। तुम भी इसका अनुभव कर लो, तुम्हारे को भी अनुभव हो रहे हैं, निकल लोगे, आज नहीं तो कल इससे निकल ही जाओगे। तो ये अनुभव की तरह अगर इसे हम देखें तो ये कहीं ना कहीं टैबू और स्टिग्मा भी जोड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि डिप्रेशन तो हमें भी हुआ है, हम भी इससे निकल गए, ये भी हमारा भी अनुभव था। अगर हम अनुभव की ही तरह देखेंगे तो फिर हम डिप्रेशन को उसकी सीरियसनेस के तौर पे कंसीडर नहीं कर पाएंगे। डिप्रेशन को बीमारी की तरह देखने से हम इसको सीरियसली कंसिडर करते हैं, इसका इलाज करना चाहते हैं, इसको दूर करना चाहते हैं, व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं। अगर हम केवल अनुभव कह देंगे तो हम सारे अनुभवों को एक ही जैसा मान लेंगे। हम कहेंगे कि मेरे को भी अनुभव हुआ, तुम्हें भी अनुभव हुआ, मैं भी दूर कर गया, तुम भी दूर कर जाओगे, कोई इलाज की जरूरत नहीं है, रहने दो, कोई बीमारी नहीं है तुम्हें। ये टैबू और स्टिग्मा को बढ़ाता है जब हम ये कहते हैं कि डिप्रेशन केवल एक अनुभव है, बीमारी नहीं है। और यही तो हमारे यहाँ होता है आसपास कि लोग डिनाई कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं इस बीमारी की सीरियसनेस को और इसे अनुभव का नाम देकर चलता फिरता करते हैं। इस वजह से लोग ठीक नहीं हो पाते और फिर सुसाइडल थॉट आती हैं और फिर ज़्यादा भारी नुकसान हो जाते हैं। तो ये जो बीपीएस की रिपोर्ट है, इन्होंने बहुत ही हल्के में लिया है डिप्रेशन को। डिप्रेशन की इतनी सारी टाइप्स होती हैं जिनको कई बार ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उन सबको इन्होंने लाइटली ले लिया, नज़रअंदाज कर दिया, हल्के में ले लिया। ये बात सही है कि हमारे पास बहुत सटीक ट्रीटमेंट कई बार नहीं अवेलेबल होता। कई मामलों में दवाइयाँ काम नहीं करती, कई मामलों में थेरेपी काम नहीं करती, कई मामलों में टीएमएस जैसे ट्रीटमेंट और ईसीटी जैसे ट्रीटमेंट भी काम नहीं करते। पर फिर भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं डिप्रेशन को ट्रीट करने की, और दवाइयाँ, थेरेपी, टीएमएस, ईसीटी, किसी ना किसी तरह से तो हम पेशेंट का डिस्ट्रेस कम कर ही सकते हैं, बीमारी का इलाज कर ही सकते हैं। थेरेपीज़ भी कई तरह की अवेलेबल हैं, दवाइयाँ भी कई तरह की होती हैं। पर यह कहना कि डिप्रेशन जैसा कोई बीमारी है ही नहीं, ये बहुत नासमझी और बहुत लापरवाही होगी, बहुत बचपना होगा। तो डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स बायोसाइकोसोशल डिसऑर्डर है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल कॉजेज है, जिसको सीरियसली लिया जाना ज़रूरी है, जिस पर शोध अभी जारी हैं, जिस पे कई सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, और अपने तरीके से जो ठीक लगे, जैसा ट्रीटमेंट वर्क करे वह ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। जो भी आज अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसी के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। कई मामलों में हम पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते, पर कई मामलों में पूरी तरह से क्योर हो भी जाता है डिप्रेशन। तो ये कहना कि ये नहीं जा सकता, अनुभव है, गलत है। ये कहना कि ये बीमारी नहीं है, गलत है। ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उन्हें लेना ज़रूरी है, जो किसी न किसी तरह से हर व्यक्ति के अलग अलग कारण पर टारगेट करके उस कारण को दूर कर देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही साथ कमेंट करें, कोई सवाल पूछें, कोई फीडबैक दें अपना, और अगर किसी के लिए यह वीडियो ज़रूरत की हो सकती है तो उसके साथ शेयर करें। धन्यवाद।